ये रही वो जगह जहाँ से हमें हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मिला। कभी कभी लगता है कि अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, बात तो सही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अंग्रेज़ों ने ही बुद्धिज़्म को भारत में जीवित किया। ये देखिए, ये श्रीलंकन बौद्ध भिक्षु है और कितने डिसिप्लिन के साथ ये सब चैंटिंग करते हुए चल रहे हैं और उसके पीछे सफ़ेद वस्त्र पहन के पूरे श्रीलंकन जो लोग हैं इनका टूर आया होगा और ये एक लाइन में डिसिप्लिन से निकले हैं और ये धार्मिक स्तूपा की प्रदर्शना करते हुए स्तूप को अभिवादन करेंगे। देखिए, थोड़ा दूर जाके फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना सटीक और बारीकाई से कलाकारों ने इस पर काम किया है, और वो भी सिर्फ छन्नी हथौड़े की मदद से। पहले तो कोई मशीन वगैरह थी नहीं भाई। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG व्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आज आपको लेकर आया हूँ सारनाथ, एक ऐसे सुंदर शहर में जहाँ पर आकर आपको अजीब तरह का एक सुंदरता महसूस होगी, आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। सारनाथ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वो जगह अब सरकार के अंदर में आती है और यहाँ पर आने के लिए आपको 25 रुपये प्रति पर्सन टिकट खरीदनी होती है। जैसे ही हम अंदर गार्डन में एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर ऐसा ये गार्डन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर भारत ही नहीं तो देश विदेशों से लोग हर दिन ये स्तूपा देखने आते हैं। और आपको बता दें कि बुद्धिज़्म में जो 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, उसमें से ये एक है सारनाथ। आप मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुदाई का काम खुदाई करके यहाँ पर जो बुद्धकालीन अवशेष थे वो बाहर निकाले गए हैं। उस ज़माने में किस तरह से जो बौद्ध भिक्षु होते होंगे वो किस तरह से ध्यान साधना करते हैं, उनके बैठने की। और कहते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध के अस्थियों का कुछ अंश रखा हुआ है। आपको पता ही होगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने सारनाथ में विशेष लक्ष्य देकर इसे बनाया था। सारनाथ में आपको अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धार्मिक स्तूप, चौखड़ी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलंग दुकटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों यही के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विमीय अनुकृति है। मोहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायी और इतिहासकारों, जो विद्वान लोग थे, उनका लक्ष्य जो है वो इधर आया। वर्तमान में सारनाथ आपको पता ही होगा एक बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में वो लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। कई इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं सदी में सारनाथ को नष्ट कर दिया गया। पुरातत्व अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहाँ के मंदिर, मूर्तियाँ एवं मठ जला दिए गए और भिक्षुओं को मार दिया गया। कई विद्वान मानते हैं कि यह विनाश कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 के आक्रमण के समय हुआ, जब वाराणसी के हजारों मंदिर तोड़े गए। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर शिव मंदिर बनाने का प्रयास हुआ, किंतु मुस्लिम आक्रमण से यह योजना अधूरी रह गई। इस विनाश के बाद लगभग 700 वर्षों तक सारनाथ खंडहर में पड़ा रहा और भारत में बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त हो गया। 18वीं सदी के अंत में बनारस के राजा चित्र सिंह के दीवान जगत सिंह के मजदूर यहाँ से ईंट पत्थर निकाल रहे थे। उत्खनन में बुद्ध की मूर्ति का आधार और 2 पत्थर के अवशेष मिले। वर्ष था दोस्तों 1799। इन खोजों की रिपोर्ट जोनाथन डंकन ने की, जिससे ब्रिटिश पुरातत्ववादियों की रुचि बढ़ी। वर्ष 1835 से 36 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन किया और सारनाथ को बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल के रूप में पहचान मिली। मतलब सोचो, अगर अंग्रेज़ हमारे भारत में नहीं आए रहते तो ना हमें हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मिलता, ना अशोक स्तंभ मिलता, ना जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसकी खोज होती। मतलब लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया। वर्ष 1904 से 5 में
पुरातत्वविद फ्रेडरिक ऑर्टल ने वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन करके 476 मूर्तियाँ और 41 शिलालेख खोज निकाले। आज दोस्तों सारनाथ, जैसा मैंने बताया, लुम्बिनी, बोधगया व कुशीनगर, ये 4 प्रमुख स्थानों में गिना जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में 8,43,836 लोगों ने यहाँ भ्रमण किया। भारत सरकार और ASI ने, मतलब भारतीय पुरातत्व संरक्षण, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में इन्होंने शामिल किया है। सारनाथ न केवल दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान है, बल्कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यह अहिंसा, करुणा एवं न्याय के मार्ग की याद दिलाता है। यहाँ का सिंह स्तंभ भारतीय गणराज्य की नींव और बौद्ध धरोहर से जोड़ता है। यूनेस्को सूची में इसका शामिल होना वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये खुदाई में मिले हुए संपूर्ण अवशेष मिलेंगे। दोस्तों, हम जहाँ जहाँ जाएंगे आप वहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे टीले, बड़े टीले, ऐसे टीले बना कर रखे। तो ये उस समय मेरे ख्याल से जो बौद्ध भिक्षु होंगे वो यहाँ पर बैठकर ध्यान करते होंगे, और कहीं जगह पर जो इनके हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से जिनकी जो बौद्ध भिक्षु है उनकी यहाँ पर अस्थियाँ इस बड़े बड़े स्तूपा में जो है वो रखी गई होगी, है कि नहीं। अब मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा जहाँ से हमें अशोक स्तंभ मिला और जहाँ से हमें हमारा 4 मुखी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शेर ये मिला। यहाँ पर जगह जगह पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जो बाकी बाहर से लोग आते हैं, भारत के बाहर से, उन्हें यहाँ पर समझने में आसानी हो। यहाँ पर गाइड्स अवेलेबल है, हर तरह की सुविधा भारत सरकार ने हमें दी है इस जगह को, इतिहास को समझने के लिए। यहाँ पर प्रतिवर्ष दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंकन, थाईलैंड, बैंकॉक, साउथ कोरिया, जितनी भी बौद्ध कंट्रीज़ है वहाँ से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहाँ पर आकर वो स्तूपों का अभिवादन करते हैं। ये रही वो जगह जहाँ से हमें हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मिला। कभी कभी लगता है कि अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, बात तो सही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अंग्रेज़ों ने ही बुद्धिज़्म को भारत में जीवित किया। अंग्रेज़ अगर नहीं होते तो आज हमारी ये विरासत नहीं होती। बाकी हमारे भारतीय लोग यहाँ की ईंटें ले जाके अपने घर बना के उसमें प्लास्टर लगा देते। सही कह रहा है कि नहीं? कमेंट में अवश्य बताना, और वीडियो किस शहर से देख रहे हैं वो भी बताना, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर, किस किस देश में देखा जाता है। तो कमेंट करना ना भूलना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे भारत के बाहर के टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इंडियंस के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोग थे, बाकी पूरे फॉरेनर्स थे, और फॉरेनर्स बौद्ध भिक्षु थे। अब हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर अशोक पिल्लर है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले आप इन्हें देख लीजिए और चलो बढ़ते हैं आगे। ये रही वो जगह जहाँ पर मेरे ख्याल से अशोक स्तंभ हमें मिला था, वहाँ पर लिखा भी है और आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बाप रे, ज़बरदस्त ऐसा अद्भुत ये नज़ारा है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है दोस्तों। ये रहा अशोक पिल्लर जो अभी टूट के यहाँ पर इन्होंने संरक्षण करके रखा है, और जो फॉरेनर्स हैं वो हर पिल्लर पर जाकर माथा टेक कर इसे अभिवादन कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त नज़ारा है। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक बार खुली आंखों से जाकर सारनाथ देखिए, संपूर्ण बुद्धिस्ट टूर को देखिए, क्योंकि ये वीडियो में देखने से उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर खुली आंखों से देखते हो तो वो नज़ारा ही कुछ और है, और यहाँ पर सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा लगता है कि हमने इतिहास को छू लिया है, इतिहास हमारे सामने है। हम भगवान बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक और आज के ज़माने को कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ पर जाकर। ऐसा फील होता है हमें कि हम इतिहास को छू रहे हैं। देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये अशोक स्तंभ यहाँ पर इसकी खोज की गई थी। अद्भुत नज़ारा है ये। और सामने जो आपको दिख रहा है ऐसा रूम बना है जैसा, वहाँ पर ये ध्यान कक्ष होगा उस ज़माने में। चलो आप बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं और क्या क्या है। जिस तरह से इस सारनाथ की दीवारें हो गई है, काली पड़ गई है, ये समझ में आता है कि इसे जलाने की, तोड़ने की, नष्ट करने की पूरी कोशिश की होगी, जो जिन लोगों की जिसकी सत्ता आई होगी
उन्होंने बुद्धिज़्म को ख़त्म करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। एक अलग ही अनुभव है दोस्तों यहाँ पर आकर शांति पाने का। वाह, मेडिटेशन भी करते हैं लोग यहाँ पर बैठ के। और देख सकते हैं आप ईंटें देखिए, ईंटों पर ध्यान दिए, ये काली पड़ चुकी है, मतलब इसे आग लगाने की, जलाने की कोशिश की, जैसे मैंने कहा आपको। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको छोटे बड़े ऐसे टीले बने हुए दिखेंगे। पता नहीं इसके ऊपर शायद एक तो बैठकर वो ध्यान करते होंगे, या फिर इसमें किसी की अस्थियाँ रखी होगी, ये भी हो सकता है दोस्तों। और यहाँ से ये रहा सारनाथ जो धार्मिक स्तूपा है। वो अभी हमने जो विश्व शांति बौद्ध धम्म रथ यात्रा निकाली थी, उसमें भी हमने सारनाथ का ये जो स्तूपा है, धार्मिक स्तूपा, उसे रखा था दोस्तों। तो वो भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था, आपने अगर वो यात्रा को देखे होगे तो। इस तरफ हम जब आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लोग यहाँ पर झुककर प्रणाम कर रहे हैं। कुछ पिलर्स रखे हुए हैं, बौद्ध भिक्षु हो, आम लोग हो, सब यहाँ पर आकर अपना माथा टेकते हैं। कुछ कुछ देशों में आपको पता होगा कि स्तूप पूजा चलती है, स्तूपों की प्रार्थना चलती है। हम जैसे भारत में हम भगवान बुद्ध को महत्व देते हैं, भगवान बुद्ध की हम पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं। वैसे कई देशों में ना मूर्तियों के साथ साथ स्तूप दर्शन जो है उसे महत्व दिया जाता है। इसलिए जब फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि ये लोग माथा टेकते हैं स्तूपा के सामने। तो देखिए ज़बरदस्त अद्भुत नज़ारा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन थोड़ा जो वातावरण है आज का वो ठंडा है, तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी उत्सुकता हो रही है। और देखिए कितना बड़ा परिसर है। और भी आपको बता दें कि ये तो सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा जो खुदाई में मिला है। देखा जाए तो संपूर्ण वाराणसी अगर आप कहेंगे कि बौद्धमय है तो ये भी कहीं गलत नहीं है। अगर आप शहर भी खोदेंगे ना तो वहाँ से भी ऐसे ही स्तूपा निकलेंगे, वहाँ से भी और बुद्धिज़्म की नई खोज होगी, भगवान बुद्ध की नई नई मुद्राओं में प्रतिमाएं मिलेगी। ये तो सिर्फ छोटा सा भाग खुदा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर एक जंगल एरिया था, तो तब खुदाई हुई तो वो इतना ही भाग खुदाई में आ गया। लेकिन अगर असल में खोदा जाएंगे ना संपूर्ण वाराणसी में आपको बुद्धिज़्म ही बुद्धिज़्म मिलेगा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही सत्य है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पेड़ की छाँव में बैठ के लगातार चैंटिंग करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। यहाँ का अनुभव ही अलग है, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ आपको। मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पर आके। मैं आप सबसे फिर से आह्वान करता हूँ कि आप भी आइए यहाँ पे और इस सारनाथ का ये मंत्रमुग्ध करने वाले जो नज़ारे हैं, जो यहाँ पर ध्यान कर रहे लोग, जो यहाँ का वातावरण है जिसे आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसका आप लाभ उठाइए। हर पिलर पे, हर दीवार पे आपको बुद्ध ही बुद्ध दिखेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक मूर्तिकार को एक छोटी सी मूर्ति बनाने के लिए साँचे की ज़रूरत होती है। वो उस मूर्ति को उस साँचे में डालकर ढालता है और फिर भगवान बुद्ध की या फिर वो अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाता है। अब आप सोचिए कि उस ज़माने में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के ज़माने में कहाँ पे था ये साँचा वगैरह, कहाँ पे था कि एक जैसी मूर्तियाँ बन गई तो उसको कॉपी करके दूसरी बना ले। अब देखिए उस ज़माने को, आप देखिए वहाँ पर भगवान बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाएं, जो ये जो टीले दिख रही है उसमें मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर शिलालेख मिले हैं। मतलब वो ये कलाकारी है कि मतलब उनको सल्यूट करना है वो कलाकार। बाप रे, सोचिए आप उस ज़माने के कैसे कलाकार रहे होंगे। ये देखिए ये श्रीलंकन बौद्ध भिक्षु है और कितने डिसिप्लिन के साथ ये सब चैंटिंग करते हुए चल रहे हैं। और उसके पीछे सफ़ेद वस्त्र पहन के पूरे श्रीलंकन जो लोग हैं इनका टूर आया होगा और ये एक लाइन में डिसिप्लिन से निकले हैं और ये धार्मिक स्तूपा की प्रदर्शना करते हुए स्तूप को अभिवादन करेंगे। यहाँ पर उनके हिसाब से, उनके संस्कृति के हिसाब से पूजा अर्चना करेंगे। ऐसी डिसिप्लिन हम भारतीयों में कब आएगी पता नहीं। भले ही हमारी पूजा करने की पद्धति अलग है, हम बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा कुछ मंत्र बोलते हैं, तिबेटियन कुछ और बोलते हैं, श्रीलंकन कुछ और बोलते हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों का तो बुद्धम शरणम गच्छामि है, लेकिन उनके संस्कृति में वो उनकी भाषा में बोलते हैं। लेकिन हम सबको जोड़ता एक व्यक्ति है, वो है भगवान बुद्ध, जो सत्य है, जिन्होंने पैदल चलकर शांति का मार्ग दिखाकर संपूर्ण विश्व पर राज किया। और आज भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग देश
और दुनिया में है, इस विश्व में जितने देश हैं हर जगह हमें बुद्ध को मानने वाले चाहने वाले लोग दिखेंगे। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर थक गए। ये मेरी पूरी संपूर्ण फैमिली है, मेरी 3 बहनें, 1 भाई और एक मेरे जीजा जी, और ये मैं। सब लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जब एंट्री की थी तब सुबह के 10 बजे थे और अभी यहाँ पर 12 बज रहे हैं और ये 12 बजे की चिलचिलाती धूप है और पिछले 1-2 घंटे से वीडियो बना बना के मैं भी थक गया हूँ। देखिए बारगाई, देखिए कलाकृति, देखिए सलूट करने की, मतलब ऐसा लगता कि भाई उन लोगों को तो सलामी देनी चाहिए कि क्या कलाकार हो गए उस ज़माने के। छन्नी हथौड़े से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर इतनी सुंदर और इतनी बारकाई से इतनी सटीक मूर्ति कैसे कोई बना सकता है, और वो भी एक जैसे, एक नहीं मतलब ऐसे लाइन से वो 4-5 बनाते थे जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। और ये है भाई धार्मिक स्तूपा। कहते हैं कि इस स्तूपा के अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अस्थियों के अंश रखे गए हैं, इसीलिए ये सारनाथ बुद्धिज़्म के लिए, मतलब देश विदेश में जितने भी लोग हैं उनके लिए, हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको और करीब लेके चलता हूँ और पास से इस धार्मिक स्तूपा को दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब हम आ गए हैं इस स्तूपा के पास। आप देखिए कितना भव्य है। हमारे मोबाइल के कैमरे में भी ये धार्मिक स्तूपा समा नहीं रहा, और ये सिर्फ एक ईंटों का पहाड़ बना के नहीं रखा है, तो आप गौर करिए कि इसके ऊपर भी नक्श काम हुआ है। मतलब जो कारागिर है उन्होंने इस स्तूपा के ऊपर भी काम किया है और इस स्तूपा को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। पहले ये जो स्तूपा है ये एक पहाड़ की तरह बन गया था और ये ढक गया था। इसको बाद में, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेज़ों ने खुदाई करके इसका शोध लगाया, इसे ढूंढा, इसे खोजा, और आज ये धार्मिक स्तूपा जो है सारनाथ का, ये हमारे सामने है। और ये सिर्फ अंग्रेज़ों की देन है भाई, कि अंग्रेज़ों की वजह से ये स्तूपा बच गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर चाइनीज़ लोग हैं, श्रीलंकन है, जापानीज़ है, साउथ कोरियन है। अलग अलग कलर के चिवर में आपको बौद्ध भिक्षु दिख रहे होंगे। जो टिपिकल इंडियंस है वो समझ में नहीं आते, लेकिन जिनका थोड़ा डार्क ब्राउन कलर है, थोड़ा येलोइश है, किसी का ग्रे है, इस तरह के आपको बौद्ध भिक्षु हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए थोड़ा दूर जाके फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना सटीक और बारीकाई से कलाकारों ने इस पर काम किया है, और वो भी सिर्फ छन्नी हथौड़े की मदद से। पहले तो कोई मशीन वगैरह थी नहीं भाई, तो इसको बनाने के लिए भी कितना समय लगा होगा। एक तो इतनी हाइट, उस ज़माने में ये कैसे बनाया होगा सोचो। आज तो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्रेन्स है, हम सब कुछ ऐसा ढांचा डेवलप कर लेते हैं, पर उस ज़माने में मतलब ये तो काबिल तारीफ़ है। अजूबा से कम नहीं है भाई सारनाथ। अगर हमारा बस चले तो इसको भी अजूबा घोषित करते हम भारतीयों के लिए। यूनेस्को में भाई सारनाथ का नाम है, ISI भी इसका संरक्षण करती है। और आपको मैं आगे वीडियो में ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कुछ यहाँ पर ऐसे साउथ कोरिया से आए हुए या श्रीलंका से आए हुए लोग जो है ना, वो ऐसे गोल्डन पेपर, सॉरी सिल्वर नहीं, गोल्डन पेपर लेके आते हैं और यहाँ पर आके माथा टेकते हैं। सेम आपको ऐसा ही कल्चर जो है वो म्यांमार या फिर वियतनाम में देखने को मिलेगा। वहाँ पर द गोल्डन रॉक है, तो लोग क्या करते हैं कि एक गोल्डन पेपर जो होता है, जिस तरह की हम सिल्वर बर्फ़ी ख़रीदते हैं या गोल्डन कलर की बर्फ़ी ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर जो पेपर रहता है उस तरह का ये रियल गोल्डन लेके आते, गोल्ड लेके आते हैं। और फिर जब इन पूरा ध्यान साधना हो जाती है और ये जो माथा टेकते हैं, फिर वो उस पत्थर को वो पेपर लगाते हैं गोल्डन। तो इस तरह से म्यांमार और वियतनाम के लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि कैसे खोज की गई, पहले कैसा था वो सारनाथ, फिर उसकी खुदाई की गई और फिर ये स्तूप बाहर निकल कर आया। बाप रे, मतलब वो खुदाई भी एक अजूबे से कम नहीं है कि किसने उसको खोजा और उस लैंग्वेज में, शिलालेखों में क्या लिखा है उसको डिस्क्राइब करके फिर ये पता लगाना कि ये तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था। ये देख सकते, ये यहाँ पर आपको संपूर्ण बौद्ध भिक्षुणी है, पूरे फीमेल्स भिक्षुणी यहाँ पर बैठे हैं ध्यान साधना में, स्तूपा के सामने छाँव में, और ये घंटों घंटों दोस्तों यही बैठ के ध्यान साधना करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि स्तूपा की पूजा बुद्धिज़्म में बहुत महत्वपूर्ण है, और
होना भी चाहिए, क्योंकि स्तूपा के महत्व भी हैं। देख सकते हैं यहाँ से पास से देखिए आप, ये स्तूपा कितना भव्य दिखता है, बाप रे। और अभी वहाँ पर ये लोहे की चैन भी आपको लटकती हुई दिखेगी, पता नहीं क्यों इन्होंने लगाई है, लेकिन कुछ कारण होगा तभी लगाई होगी। ज़बरदस्त ऐसा अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, वाह बाप रे। ये कलाकृति, ये नक्शेकाम देखिए। और जैसा मैंने कहा था कि ये देखो पेपर लगाते हैं, गोल्डन पेपर, तो ये देखिए छोटा सा पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर। ये उनके देश के करेंसी पैसे जो है वो यहाँ पर दान करते हैं और ये गोल्डन पेपर लगाते हैं। अब ये पैसे और ये गोल्डन पेपर या गोल्ड जो है, इसको वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति ही यूज़ करता होगा। तो ये थी दोस्तों आज सारनाथ की हमारी संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो। आशा करता हूँ कि मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की एक वीडियो में, तो आपको वो संपूर्ण बातें पसंद आई हो। क्योंकि मैंने जो कुछ भी बताया आपको, इतिहास जो मैंने पढ़ा है, अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी। और कोशिश की कि संपूर्ण सारनाथ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँ, ताकि आपको घर बैठे स्तूपा के दर्शन हो पाए।